हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका 12th क्लास की फिजिक्स क्लास में। और हम आज 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक यूनिट नंबर 3 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओके, एंड मैग्नेटिज्म। तो लास्ट जो वीडियो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑस्टेड ने ये एक्सप्लेन किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ऑस्टेड ने बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, क्या डायरेक्शन होती है बेसिकली, जिसे हम राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन करते हैं, ये सब हमने लास्ट टॉपिक में किया था। तो चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम आगे अब जो कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि फोर्स पर यूनिट चार्ज की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करेंगे कुछ उसी तरह से। तो देखिए कैसे करेंगे हम कि सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये जैसे एक XYZ कोऑर्डिनेट्स है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो x एक्सिस के अलोंग वी हैव टेकन मैग्नेटिक फील्ड B x एक्सिस के अलोंग हमने लिया हुआ है। और कोई भी चार्ज, एनी चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q, एनी चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q is moving in xy plane, is moving in xy plane with velocity v, with velocity v, making an angle theta with the direction of magnetic field. The charged particle is moving in xy plane with velocity v, making an angle theta with the direction of magnetic field. तो ये चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से xy प्लेन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के। मैग्नेटिक फील्ड किधर लिया हमने, x एक्सिस के अलोंग, और चार्ज पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के। q चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए q इज द चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, v is velocity of charged particle and theta is angle made by velocity with direction of magnetic field। तो इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ हीट एंगल बना रही है। तो इसकी वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ज्यादातर वेक्टर्स के साथ क्या होता है कि जहां भी उसने वेक्टर ने कोई एंगल बनाया उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इधर हो जाएगा जो होगा v cos थीटा, जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है उसके साथ cos कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर यानी कि x के परपेंडिकुलर y उधर कितना होगा v sin थीटा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। तो आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा जब ये चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करता है v वेलोसिटी से, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। अब आप पहली बात तो ये समझ लो कि फोर्स क्यों लगेगा। देखो मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली में क्या होता है कि फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, पार्टिकल्स इंटरेक्ट नहीं करते। पार्टिकल्स तो कांटेक्ट में ही नहीं है, तो कांटेक्ट फोर्स तो है नहीं, तो उनके फील्ड इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में होता है तो उन बॉडीज के फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से दूर होती हैं तो एक दूसरे के फील्ड इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज रखते हो आप, तो दूसरे चार्ज का फील्ड उस रखे हुए फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यदि फील्ड फोर्स हम कहें ना कि भाई चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल फोर्स तो फिर किसी पे भी लगा सकते हो, तो न्यूट्रल पार्टिकल पे क्यों नहीं लगाता?
क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल का अपना फील्ड ही नहीं होता, तो फील्ड नहीं है तो फिर फील्ड फील्ड इंटरेक्ट कहां से करेंगे, तो फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो यहाँ पे हमें एक फील्ड तो दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने कंसिडर किया है, बाकी तो चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपस में उनकी नेचर भी तो सेम होनी चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड है और इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अब आप देखो, पिछली आपने वीडियो देखी है, पिछले टॉपिक आपने पढ़े हैं, तो उसको यूज करेंगे यहाँ पे। यही फिजिक्स का नियम है कि आप पीछे यदि सही पढ़ के आ रहे हो तो आपको अगले टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब चार्ज मोशन में है, ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या बनता है, करंट, वो करंट बनाता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट बनता है तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ चुके हैं। तो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, सो इट कंस्टिट्यूट, तो करंट जो बनेगा, करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। भाई चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बना है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स तो लगेगा इसके ऊपर, नहीं? तो जो फोर्स इस पे लगेगा, F is the force experienced by charged particle। तो ये जो फोर्स है is found to be directly proportional to, जो इस पे फोर्स लगेगा is found to be directly proportional to number 1 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, v sin थीटा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नंबर 2 component of velocity perpendicular to magnetic field, and number 3 directly proportional to the strength of magnetic field, यानी कि B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो इन्हें कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करेंगे तो F proportional to QVB sin थीटा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, QVB sin थीटा, एंड F is equal to, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, QVB sin थीटा। तो ये आ गया फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होगा जब ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। फोर्स इज F is equal to QVB sin थीटा। इसको हम आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए कि सपोज जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम 1, तो फोर्स जो आया हमारे पास ये था, तो हम इफ k इज इक्वल टू 1 ले लें, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, ठीक है। इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का फोर्स आ गया जो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर ये लगता है। तो हम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को फोर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करते थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो उसी तरह से अब हम मैग्नेटिक फील्ड को भी फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म जो आया F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, तो आपको सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आनी चाहिए। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपने, तो यहां पर हमें सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन का भी पता करना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर हमेशा वेक्टर के इक्वल होता है तभी जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इसका मतलब ये वेक्टर फोर्स इस वेक्टर के इक्वल है, तो इधर वेक्टर क्या है, इधर वेक्टर है V क्रॉस B, तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो V क्रॉस B की है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो फोर्स का डायरेक्शन और V क्रॉस B का डायरेक्शन सेम होगा। अब आपको V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालनी है, तो आपने 11th में
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी सीखी होगी, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा अब रिवाइज करूंगा तो आप समझ लीजिए। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, और इनके बीच में थीटा एंगल है और ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। मैंने कहा था ये रूल सबसे बेस्ट रूल है, इससे आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो ये ए ये बी, तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ टर्न करेंगे, और जो पाम है ना इसका, ये पाम को उसके प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है। जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये ए ये बी, तो ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाएंगे, तो थंब किधर है? ऊपर। तो ए क्रॉस बी किधर हुआ? ऊपर। किधर? उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं, ए बी, तो ए क्रॉस बी ये है। ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स। जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स है ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो इनके परपेंडिकुलर किधर होगा? ऊपर। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन से राइट हैंड। बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए नीचे चला जाता है, तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिस प्लेन में दोनों वेक्टर लाई करते हैं। इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हुआ। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें वो लाई कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं। ओके, तो अब देखिए वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की है, सेम होगी। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमारे पास ये था v जो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन बना दे हम। तो जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ये इधर x, ठीक है, ये इधर हमने ले लिया x और ये इधर ले लिया y, ठीक, और ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी, ये x परपेंडिकुलर है, x इधर मैग्नेटिक फील्ड है, x एक्सिस के लॉन्ग, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर वेलोसिटी, और ये एंगल थीटा। तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b किधर आ रहा है? ऊपर। ऊपर मतलब z एक्सिस के लॉन्ग, xy प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि v क्रॉस b की डायरेक्शन किधर? v क्रॉस b की डायरेक्शन इधर है, अलोंग z एक्सिस। तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी किधर हुई? अलोंग z एक्सिस। जो फोर्स लगा वो अलोंग z एक्सिस लगेगा v क्रॉस b, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? ये क्या था? ये था मैग्नेटिक फील्ड और ये था वेलोसिटी। तो v क्रॉस b ऊपर, यानी कि फोर्स भी ऊपर, तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ v cross b, that is perpendicular to the plane containing, किस प्लेन के परपेंडिकुलर? उस प्लेन के परपेंडिकुलर which is containing both v and b, that is इस केस में किधर है? along z axis। इस केस में तो फोर्स z एक्सिस के अलोंग है, यानी कि जो फोर्स होगा, दिस इंप्लाइज जो फोर्स होगा, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।
और जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, जिसे हम लोरेंट्स फोर्स भी कहते हैं, इसे लोरेंट्स फोर्स, लोरेंट्स फोर्स, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे। लोरेंट्स फोर्स जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं तब जो चार्ज पे फोर्स लगता है उसे कहते हैं रिजल्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, दोनों के कारण जो फोर्स लगता है उसका रिजल्टेंट होता है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तब भी तो फोर्स लोरेंट्स ही फोर्स होगा, जिसे लोरेंट्स फोर्स कहते हैं। जैसे वहां पे कूलम्स फोर्स था, यहाँ पे लोरेंट्स फोर्स इसे कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स कह लो या लोरेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज विल एक्ट, कैसे एक्ट करेगा? एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, जो क्या कर सकता है? विच कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, which can only change the direction but cannot change magnitude। किसका? वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता जी। वो क्या चेंज कर सकता है? सिर्फ डायरेक्शन। वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m स्पीड स्क्वायर। स्पीड स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि एक सीधी सी बात है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन भी तो 0 होता है। आपने 11वीं पढ़ा था ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे ये है तो फोर्स किधर लगता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल कितना है इनमें? 90, तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो जब वो वर्क ही नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कहां से आएगा? तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। और कोई पूछे तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर थी, वो तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वेलोसिटी को चेंज हुआ मानते हैं ना, तो मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो मोमेंटम चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो आप इसकी डायरेक्शन को समझ गए। आइए अब हम इससे इसकी यूनिट और इसकी डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, खाली मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केसेस। नंबर 1, इफ थीटा इज 0 और 180। थीटा 0 और 180 का मतलब थीटा 0 कर देंगे तो वेलोसिटी किधर हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और थीटा 180 कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। मतलब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, तो थीटा हो गया 0। और यदि चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट जा रहे हैं, है ना, तो फिर एंगल कितना हो गया? 180। अब हमें पता है कि साइन 0 एंड साइन 180 दोनों ही क्या होते हैं? 0। साइन 0 0, साइन 180 0। दिस मीन्स के फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज 0। इसका मतलब इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। सुन लो ध्यान से, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। If in for what condition force acting on the charge particle is 0 moving in magnetic field, तो आप कहोगे कि if charge particle is moving along the direction of field or opposite to the direction of field, then no force will act on the
चार्ज पार्टिकल। ये आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, आप लोगों को पता है साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम जो कि होता है +1। तो फोर्स भी क्या होगा उस सिचुएशन में, फोर्स विल ऑल्सो बी मैक्सिमम, और वो कितना होगा QVB। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई QVB, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, साइन थीटा 1। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स perpendicular to the direction of magnetic field. When charge particle moves perpendicular to the direction of magnetic field, force will be maximum. And what will be the maximum force? QVB. Maximum force पूछता है तो QVB, ये अभी काम आएगा, ठीक है। और एक और है सिंपल सा केस, वो है if velocity is 0, तो this implies force is also 0। भाई वेलोसिटी 0 तो फोर्स भी 0। मतलब इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स विल एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब क्यों होगा, क्यों नहीं होगा फोर्स, मैंने आपको बता दिया। चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट मींस नो करंट इज फॉर्म्ड, कोई करंट ही नहीं बनेगा, और कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा। सो चार्ज पार्टिकल यदि रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा और कोई भी एंगल बनाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 और 180 ना बनाए, तब उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अभी मैं इसकी एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, इसकी यूनिट और इसकी डेफिनेशन। अब देखिए F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हमने लिखा। सो यहां से B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा। ओके, इफ Q इज 1, V इज 1 एंड थीटा 90, थीटा 90 लेंगे तो साइन 90 इज 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इसका मतलब B इज इक्वल टू F, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, फोर्स के। किस फोर्स के, दिस इंप्लाइज क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स experienced by यूनिट चार्ज। देखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज हम कह दें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यही था, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, बस ये था। लेकिन वहां पर वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगता ही है, तो वहां पे वेलोसिटी का। लेकिन यहाँ पे तो फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज मोशन में भी होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद, मूव करेगा तभी तो लगेगा, यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, और किधर, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपने कंसीडर किया है, आपने वही तो लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बता सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, फिलहाल तो मैं बता रहा हूं आपको, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, कैपिटल T से डिनोट करते हैं टेस्ला, ठीक है। और भी यूनिट है इसकी, इस यूनिट में से ना, ये जो थर्ड यूनिट है, इस यूनिट में से एक यूनिट का क्वेश्चन जरूर आता है कि इसकी यूनिट बताइए, इसकी यूनिट बताइए, या ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, जरूर आएगा।
और यहाँ पे एक एक क्वांटिटी की कई कई यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की कई यूनिट मिलेंगी आपको, तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगी। तो इसकी यूनिट बेसिकली ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। टेस्ला को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं भी बता देता हूं टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे। सो F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, सो B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। थीटा 90 ले लेते हैं तो साइन 90 तो हो गया 1, साइन 90 1 हो गया, इसको तो हटाइए। अब देखिए ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और थीटा साइन थीटा 1 है ही। तो यहां से हम 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज said to be 1 Tesla if 1 coulomb charge moving with velocity 1 meter per second किधर, in a direction perpendicular to the direction of given magnetic field experiences a force of 1 न्यूटन। यदि एक कूलम चार्ज जो 1 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है और 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। देख रहे हो आप 1 टेस्ला, ये है न्यूटन अपॉन कूलम मीटर पर सेकंड। कूलम पर सेकंड क्या होता है पता है किसी को? कूलम पर सेकंड, कूलम अपॉन सेकंड, चार्ज अपॉन टाइम, करंट, और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो कूलम पर सेकंड क्या बना? एम्पियर इनटू मीटर। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट और क्या आ गई? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। टेस्ला भी है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी होती है। मैं इसको और भी मॉडिफाई कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं मॉडिफाई? देखो आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी बना सकते हैं यदि आपको नॉलेज है क्वांटिटीज की। तो देखिए ये जैसे 1 टेस्ला इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो मैं एक काम करता हूं, न्यूटन मीटर पर एम्पियर पर मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई मीटर से डिवाइड कर दिया। ये क्या बन गया? न्यूटन मीटर, जूल, जूल बन गया। नीचे एम्पियर ले आओ और मीटर का बन जाएगा मीटर -2, ये हो गया। जूल अपॉन एम्पियर क्या होता है? कूलम पर सेकंड, मीटर -2। जूल पर कूलम क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, वोल्ट, पोटेंशियल। तो वोल्ट अपॉन सेकंड है पर सेकंड, तो ऊपर जाएगा तो वोल्ट सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। तो आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया हो तो आप इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।